कार्यक्रम में जुड़े हुए आप सभी मनीषियों का मैं स्वागत करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के विहास के संयुक्त तत्वावधान में यह व्याख्यानमाला आयोजित की जा रही है। आज इस व्याख्यान का उद्घाटन करने के लिए और शुभकामना वक्तव्य के लिए मैं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम से निवेदन करूंगा कि वह इस कार्यक्रम के आरंभ में अपना शुभकामना वक्तव्य आशीर्वचन देकर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम। आज इस वेब मंच पे उपस्थित सभी लोगों को सादर अभिवादन। धन्यवाद जयशंकर जी। व्याख्यान में सभी का स्वागत है। आयोजक मंडल में डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज एवं डॉक्टर जयशंकर जी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की रीढ़ के रूप में हमारे समक्ष डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, उन सभी को इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के लिए, जो कि दक्षिण से उत्तर को जोड़ने का एक बहुत अभिनव प्रयास है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुभाशीष। आज प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच में ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के डॉक्टर नौटियाल जी उपस्थित हैं, जो कि उप महाप्रबंधक बैंक के पद पे रहते हुए भी साहित्य से इतना गहरा नाता है। आज भाषा शिक्षण की पद्धतियों पे उनके विचारों को, उनके व्याख्यान को सुन के हम सभी इससे जुड़े, इस समय सभी लोग, विद्यार्थी, शिक्षक, शोध छात्र, छात्राएं और अन्य सभी जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, सभी लाभान्वित होंगे और उनके विचारों का लाभ उन्हें निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, जिनको सुनने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर नौटियाल जी के विचारों को हम लोग सुनेंगे। धन्यवाद। जयशंकर जी, आगे का आप संचालन दें। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत मैडम। आपने शुभकामना वक्तव्य देकर आज के व्याख्यान का मार्ग प्रशस्त किया। इसी अनुक्रम में आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी का हम स्वागत करते हुए डॉक्टर नाग रत्ना राव जी, जो विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलुरु कर्नाटक में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर आसीन है, मैं आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी का परिचय देने की कृपा करें। डॉक्टर नाग रत्ना राव जी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों और हिंदी शिक्षकों, शोधार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं मंगलुरु विश्वविद्यालय से डॉक्टर नागरत्ना राव आपके समक्ष डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी का परिचय देने के लिए उपस्थित हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी हमारे ही क्षेत्र यानी मंगलुरु में हमारे साथ लगभग 25 साल से हमारे साथ रहे हैं और हमें उनको बहुत नजदीक से जानने का मौका मिला है
और उन्होंने जो है हमारे हिंदी विभाग के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, सहयोग दिया है। और जब भी हमें उनकी आवश्यकता पड़ी, हमारा उन्होंने मार्गदर्शन किया है। आज जब डॉक्टर मंजुनाथ सर ने मुझे सुबह ये सूचना दी कि मुझे डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी का परिचय देना है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगी और मुझे लगा कि ये मेरे लिए अच्छा मौका है कि मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकूं। तो आज मैं आपके सामने डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहती हूँ। इनका जन्म 3 मार्च 1956 को उत्तरांचल के देहरादून में हुआ। पंडित B.R. नौटियाल तथा श्रीमती कादम्बरी नौटियाल के सुपुत्र जयंती प्रसाद जी मां सरस्वती के वरद पुत्र हैं। इन्होंने अब तक विभिन्न विश्वविद्यालयों से 68 डिग्रियां अर्जित की हैं और आज भी वे अध्ययनरत हैं। इतना ही नहीं, इन्हें 50 प्रकार के व्यवसायों का अनुभव है। अब तक इन्हें 62 पुस्तकें लिखने का श्रेय प्राप्त है। इनकी रचनाएं कई विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक तथा संदर्भ ग्रंथ के रूप में संलग्न हैं। और मुझे ये सूचना देते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि अनुवाद संबंधी इनकी एक पुस्तक और इनका एक उपन्यास मंगलूर विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पाठ्य पुस्तक के रूप में लगा था। इस प्रकार वे हिंदी साहित्य से तो जुड़े ही हैं, साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में इन्हें कार्य का बहुत अनुभव है। और इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के साथ साथ इन्होंने बैंकिंग साहित्य प्रबंधन पर कई लेख लिखे हैं। अब तक इन्होंने बैंकिंग प्रबंधन पर 1220 से अधिक लेख विभिन्न पत्रिकाओं में इनके प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्हें पत्रकारिता का भी विशद अनुभव प्राप्त है। इन्होंने 14 से अधिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। मंगलूर तथा गोवा की आकाशवाणी से इनके 73 कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं। इनका साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें 74 से अधिक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आज हमारे बीच एक संवेदनशील साहित्यकार, उत्कृष्ट व्यावसायिक, सफल अनुवादक एवं पत्रकार, उत्तम शोध निर्देशक, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, सहृदयी, संपन्नमूल व्यक्ति डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी उपस्थित हैं। और मैं उनका हम सब की ओर से, आप सब की ओर से गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों और इसके प्रतिभागियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इन्होंने जो है, इनके बारे में और एक बात बताना चाहती हूँ कि इन्होंने हिंदी भाषा से संबंधित जो सर्वेक्षण किया है, इसके माध्यम से कहा जाता है कि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन हिंदी बोलने वालों की संख्या भी उसी मात्रा में या उससे भी ज्यादा है। ये साबित करके उन्होंने हम हिंदी प्रेमियों, हिंदी भाषियों के लिए एक गर्व का कार्य किया है। और आज हम नौटियाल जी की वजह से ये कह सकते हैं कि हिंदी भी वैश्विक स्थान प्राप्त कर चुकी है। तो जयंती प्रसाद नौटियाल जी के व्यक्तित्व के बारे में अगर 2 वाक्यों में कहना चाहें तो मैं एक उक्ति कहना चाहूंगी, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशो पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा और विद्वान की हर जगह आदर होती है, लेकिन राजा तो सिर्फ अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान विश्व भर में पूजा जाता है। और डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी एक ऐसे ही विद्वान हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। और इन्होंने जो है बैंकिंग में MBA किया है और फिर PhD की है, हिंदी में PhD और D.Litt की उपाधि भी प्राप्त की है। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि जब वो मंगलूर में थे, वो सदा मंगलूर विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। और जब भी हमें किसी भी प्रकार की हिंदी भाषा साहित्य से कोई भी शंका होती, तो वो सदा कभी भी आप इन्हें कॉल कर सकते थे। और ये बड़े ही सहृदय और सरल सहज व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने कभी भी जो है किसी बात के लिए मना नहीं किया।
तो आज जो है मैं उनका परिचय देकर आप सबको जो है इनके व्याख्यान से लाभान्वित, इनको हम जितना सुनते हैं और सुनने का मन करता है, और इनके पास ज्ञान का अपार भंडार है, और इनकी बातें सुनने से समय कैसे चला जाता है इसी बात का पता नहीं चलता है। तो आज जो है सर हमारे बीच भाषा शिक्षण की नई पद्धतियों पर अपने विचार व्यक्त करने वाले हैं। तो संसार के में बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य मात्र एक ऐसा प्राणी है जो शिक्षा प्राप्त करता है, और शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को एक अपने आप को जो है एक क्षेत्र में प्रतिभावान के रूप में उपस्थित करता है। तो जिस तरह से मानव जीवन की आधारशिला, एक इमारत की आधारशिला उसकी नींव होती है, तो मानव जीवन के व्यक्तित्व की आधारशिला उसकी शिक्षा है। तो आशा है सर जो है हमारे सामने हमारी शिक्षा पद्धति के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातों पर प्रकाश डालेंगे जिससे हमें एक नई दिशा मिलेगी। तो मुझे ये अवसर देने के लिए धन्यवाद, और मैं डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, और साथ में इस कार्यक्रम में के आयोजकों तथा सभी प्रतिभागियों का दिल से स्वागत करती हूँ। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नागरत्ना राव जी। आपने बहुत सुंदर ढंग से आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी के बारे में, उनके अकादमिक कार्य के बारे में, उनकी भाषिक विशेषज्ञता के बारे में, और उनके जो बहुविध व्यक्तित्व है उनका, उसके बारे में आपने परिचय दिया। इस हेतु आपको साधुवाद। अब मैं बिना किसी बाधा के आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उन्हें अत्यंत आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि वक्तव्य विषय भाषा शिक्षण की नई पद्धतियां पर वो अपना विचार प्रस्तुत करें। सर, डॉक्टर नौटियाल जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी। सभी को नमस्कार। क्या मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज हैं, इसलिए वीडियो पूरी तरह नहीं चल पा रहा है। तो मैं जी 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 इसी स्थिति में आपको मैं दिखाई दे पा रहा हूँ या नहीं? हाँ, श्रव्य हैं आप, लेकिन दृश्य नहीं है। नहीं है, वो हम अभी टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करते हुए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय बर्बाद ना हो तो मैं तब तक इसी तरह अदृश्य रूप में ही आपसे संपर्क स्थापित कर लेता हूँ। जी तो जी जी, स्वागत है। सभी गणमान्य व्यक्ति और प्राचार्य जी तथा मेरे सहयोगी और डॉक्टर नागरत्ना जी, डॉक्टर मंजुनाथ जी और हमारे सभी जो प्राध्यापक बंधु हैं, उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात आज आरंभ करना चाहूँगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो विषय मुझे दिया गया है वह बहुत ही रुचिकर और समकालीन है। वास्तव में समकालीन कहने का अर्थ मेरा यह है कि आज हर तरह से प्रगति हो रही है, और इस प्रगति में लीजिएगा अभी थोड़ा परिवर्तन किया है। अब दृष्टिगोचर हो रहे हैं, आप दिखाई दे पा रहे हैं? जी, अभी तो नहीं दिख रहे हैं। संभवतः नेटवर्क का ही इशू है। माइक्रोफोन आपका बंद है, माइक्रोफोन आप ऑन कीजिएगा। डॉक्टर नौटियाल जी, माइक आपका बंद दिखा रहा है। दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ऑन नहीं हो पा रहा है। पूरी हाँ कोशिश हाँ, के बाद भी वो। अच्छा, मतलब वो जो वीडियो आइकन है वो ऑन होने के बाद भी आप दृश्य नहीं है? स्वतः ही ऑफ हो जाता है।
वो हाँ, नेटवर्क टेक्निकल कनेक्टिविटी की इश्यू है क्योंकि समस्या इसको है। मैं कभी इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन आप समझ आ रही है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, अदृश्य होकर ही सही, थोड़ा संपर्क अभी कोशिश में लगा हूँ कि कुछ हेलो। डॉक्टर नोटियाल जी प्रयास में हैं, वो देहरादून में हैं, देहरादून से बोल रहे हैं, तो संभवतः पहाड़ पर होने की वजह से ये कनेक्टिविटी की कुछ समस्या आ रही है, लेकिन जल्दी ही वो हमसे फिर जुड़ेंगे। अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हेलो, क्या आप सुनाई दे रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ जी जी, अब आप श्रव्य भी हैं और दृश्य भी। स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत है। आपने सही, क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी के कारण वो लैपटॉप से नहीं चल पा रहा था, अभी जी जी मोबाइल जी 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 से तालीम है। और इसका कारण यह है कि एक तो जो कोविड महामारी के दौरान सारी कक्षाएं वगैरह ऑनलाइन होने लगी हैं, तो भाषा शिक्षण में भी क्यों न नई पद्धतियों को लागू किया जाए, ये बिल्कुल प्रासंगिक विषय है। और आज तक खास तौर से हिंदी के मामले में तो ऐसा होता आया है कि हम आज भी अपने प्राचीन सिद्धांतों पर कायम हैं। प्राचीन सिद्धांतों पर इस तरह से कायम हैं कि हमारी जो शिक्षण पद्धतियां हैं, वे शिक्षण पद्धतियां हमारी इस तरह की हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, यानी गुरु शिष्य परंपरा वाली। और इस तरह से है कि गुरु एक कमांडिंग पोजीशन में होता है और शिष्य उसको रिसीव करने वाली पोजीशन में होता है। यानी यह गुरु शिष्य का सिस्टम बदलकर हमें भाषा शिक्षण में एक नया सिस्टम लाना है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती हैं, तो वैसे वैसे सोच और संस्कारों में भी अंतर आने लगता है। यानी हमारी नई पीढ़ी को वह पुरानी परंपराओं वाला तरीका पसंद नहीं आएगा। और पसंद इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि वे नई पीढ़ी के साथ एडजस्ट हैं। यानी आज हम टेक्नोलॉजी के उस युग में हैं जहां की हर काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है, तो भाषा शिक्षण उससे पीछे कैसे रहे। और सही मायने में जो भाषा शिक्षण के विद्वान हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, उन्होंने क्लासिफाई किया है भाषा शिक्षण को एक उच्च श्रेणी के स्किल में और एक निम्न श्रेणी के स्किल में। यानी दो तरीके से हम भाषा शिक्षण की पद्धति को अपनाते हैं। भाषा शिक्षण की जो पद्धति है, जो उच्च श्रेणी की पद्धति है और जो निम्न श्रेणी की पद्धति है, उन्होंने इसको डिफाइन किया है। और वो उच्च श्रेणी पद्धति क्या है और निम्न श्रेणी पद्धति क्या है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज के संदर्भ में हम भाषा शिक्षण में वो निम्न श्रेणी की पद्धतियों पर ही अटके हुए हैं। उच्च श्रेणी की पद्धतियों में अभी हमारा पदार्पण बहुत कम हुआ है। बहुत कम मतलब यह है कि दक्षिण के विद्यालयों में मैंने देखा है, वहां पर ये उच्च श्रेणी में थोड़ा प्रवेश किया है उन लोगों ने। लेकिन उत्तर भारत में अभी भी हम पिछड़े हुए हैं भाषा शिक्षण में। अन्य
विषयों में तो काफी आगे आ गए हैं। तो हमारा ये कहना था कि आने वाले समय में क्यों ना हम उस तरह से चलें जिस तरह से समाज हमसे अपेक्षा रखता है। एक शिक्षक को केवल शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि भूमिका निभानी पड़ेगी। बात तो ये होती है कि जब भी हम भाषा शिक्षण करें, उससे पहले हम विद्यार्थियों को ये समझाएं कि भाषा का महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भविष्य से ये किस प्रकार आपसे जुड़ी है। और हिंदी के बारे में तो आप और अधिक उन्हें ये बता सकते हैं कि हिंदी से रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यानी कम से कम 2 लाख पद हिंदी के भरे जाते हैं। 2 लाख पदों में आप किस तरह से विद्यार्थियों को तैयार करें, विद्यार्थियों का सिलेबस किस तरह से तैयार करें और विद्यार्थियों को उस तरह से शिक्षण करें। तो हमेशा सीधा सीधा एक सिद्धांत होता है कि जिस चीज से हमें फायदा होता है वह चीज हम सीखना चाहते हैं। विद्यार्थी भी यही चाहते हैं कि जिससे उन्हें लाभ हो वो चीज सीखेंगे। हिंदी पढ़ाते समय हम उन्हें या तो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर गद्य या पद्य पढ़ाते हैं, तो उसमें उनकी रुचि तो कम होने लगती है, क्योंकि एक तो हमारा पढ़ाने का तरीका पारंपरिक है और दूसरे हम उनको ये नहीं बता से पढ़ने से आपका क्या लाभ होगा। तो शिक्षक बंधुओं से मेरा निवेदन ये है कि विद्यार्थियों को ये बताएं कि इसे पढ़ने से क्या लाभ होंगे, और ये बताने के लिए पहले हमारे प्राध्यापकों को स्वयं इसके बारे में तलाशना होगा। हम आज तक यही जानते आए हैं कि शिक्षा की हिंदी पढ़कर हम हिंदी टीचर बनेंगे या हिंदी के लेखक या संपादक बनेंगे, इससे आगे हम सोच नहीं पाते हैं। जबकि इससे आगे हिंदी की अपार संभावनाएं हैं, अपार क्षेत्र खुले हुए हैं। तो पहले तो हमें उसकी जानकारी, यानी आरंभ के क्लास के आरंभ में ही जब हम हिंदी शिक्षण की परंपरा शुरू करें, उससे पहले ही हमें विद्यार्थियों को इस बात के लिए हिंदी के महत्व के बारे में बताना होगा कि हिंदी पढ़कर आप ये कर सकते हैं। फिर अगली बात हम जो चलते हैं, शिक्षण की पद्धतियां और तकनीकियां क्या है, टेक्निक्स क्या है। हमारी टेक्निक्स में आज हम वो चीज नहीं ला पा रहे हैं जो विद्यार्थियों की अपेक्षा है। हम विद्यार्थियों को क्लासरूम में ज्यादा पढ़ाते हैं या ज्यादा होमवर्क देते हैं, जबकि आज विदेशों में ट्रेंड बदल गया है। विदेशों में क्या किया जाता है, जब लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो टीचर अपने रिकॉर्डेड जो लेसन है वो विद्यार्थियों को दे देते हैं। वो उसे वेब के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, जिसे हम यूट्यूब वगैरह कह सकते हैं, किसी भी माध्यम से वे उन्हें घर में सुनते हैं। और जिसे हम होमवर्क देते थे वो विद्यालय में कराया जाता है, यानी रिवर्स पोजीशन हो गई है। आज हम क्या करते हैं, लेसन पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं और विद्यार्थियों से कहते हैं ये आप घर से करके लाइए। अब पोजीशन उल्टी है, हम उन्हें रिकॉर्डेड मैसेज दे देते हैं, रिकॉर्डेड लेसन दे देते हैं, लेसन प्लान सब रिकॉर्डेड होता है और उन्हें कहते हैं आपको टाइम हो आप सुन लीजिए, कल इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो उससे क्या है, सहभागिता हो जाती है और शिक्षण में एक नयापन आता है। विद्यार्थियों को हम सीधे कविता न सुनाएं, बल्कि उस कविता का मंचन करें, उस कविता का मंचीय पाठन करें। कुछ विद्यार्थियों को इसलिए भी तैयार करें कि इस तरह से इसका वाचन होता है। आज हमारे पास सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं। विद्यार्थियों को उच्चारण सिखाने के लिए पहले क्या किया जाता था कि कहते थे ठीक है पहले एक बार हम पाठ पढ़ेंगे, आप इसके हिसाब से दोबारा पढ़िए, और जहां गलतियां होती हैं वहां उसका उच्चारण ठीक करवाते हैं। लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास डिक्टाफोन है, लिंग्वाफोन है, हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं। हमें लैंग्वेज लैब डेवलप करनी पड़ेगी हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में। लैंग्वेज लैब में क्या होंगे, लैंग्वेज टूल्स होते हैं हमारे पास। लैंग्वेज टूल्स में आपको करना क्या है, सीधे विद्यार्थियों के लिए अगर 10 कंप्यूटर लगे हैं, विद्यार्थियों का 10 ग्रुप बनाइए, उसमें उनसे कहिए एक चैप्टर पढ़ने को दीजिए, जो वो पढ़ेंगे वो ये डिक्टाफोन में होता है, आप वो सीधे सीधे रिकॉर्ड करता चला जाएगा। इवन आप ये कंप्यूटर हमारे मोबाइल वगैरह में भी कर सकते हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह में भी ये सुविधा है। आप बोल करके उसको जो आप बोलेंगे वो वहां लिख कर दिखा देगा।
तो उससे भी आपको पता लगेगा कि आपका उच्चारण क्या है, आप किस तरह से बोलते हैं, आपके शब्द का उच्चारण किस तरह से कर रहे हैं। तो आज की जरूरत के हिसाब से हमें ये चीजें लानी है। ये डिक्टाफोन होते हैं, डिक्टाफोन में जो आप डिक्टेशन देंगे वो रिकॉर्ड कर लेगा, वही चीज वो लिखेगा तो उससे आपको पता लगेगा आपने माना किसी शब्द का उच्चारण, माना वंदना, वंदना अगर आपने कहा, अगर वंदना ही वहां लिखा गया तो आपका उच्चारण सही है। अगर आपने उसे वंदना कहा और ब लिखा गया तो आपको पता लग जाएगा आप यहाँ पर गलत हैं। फिर सुनने के लिए रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में हिंदी में काम नहीं हुआ है, दक्षिण भारत में तो बहुत कुछ हो चुका है। बेंगलुरु में एक नारायण प्रसाद जी हैं, उन्होंने बहुत सारे व्याख्यानों को किया हुआ है, जबकि वहां पर तो हिंदी का प्रचार प्रसार उतना नहीं है, फिर भी वहां बहुत काम हो रहा है हिंदी शिक्षण में। उन्होंने सैकड़ों वीडियो बना दिए हैं और यूट्यूब पर मिलते हैं। यहाँ तक कि जो प्री यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, इंटरमीडिएट वगैरह, उनकी पाठ्य पुस्तकें भी यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, उनके लेक्चर्स, उनके क्वेश्चन आंसर्स, उनके प्रश्न उत्तर। तो विद्यार्थियों को हम सहभागी बनाकर करें, क्लासरूम में डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लें उनके व्याख्यान। यानी किसी भी विद्यार्थी को एक बार उसे पढ़वाइए, उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर डिस्प्ले कीजिए। तो उससे क्या होगा, वो विद्यार्थी को बोलने की कला भी पता लगेगी। यानी एक बार जब हम बोलते हैं वो सामने रिकॉर्ड होता है, जब हम दोबारा देखते हैं, हमारी पूरी क्लास देखती है, यानी 40 विद्यार्थी उसे देखेंगे तो 40 एंगल से उसको एनालाइज कर सकते हैं। शिक्षक के लिए भी आसानी है, शिक्षक के लिए भी पूरे 40 मिनट तक व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है। वो विद्यार्थियों को ही कह सकते हैं आप देखिए कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ क्या उच्चारण में गलत हो रहा है, कहाँ किस तरह का प्रेजेंटेशन में गलत हो रहा है। माना कोई कविता है तो कविता के भी कविता वाचन कराया जा सकता है, उसको डिस्प्ले कराया जा सकता है। आजकल जो एडवांस टीचिंग में फ्लिप क्लासेस कहते हैं इसको, बहुत सारे इस तरह क्लासेस के नए नए तरीके दिए हैं। फिर क्या है, विद्यार्थियों को हमें वेब से कनेक्ट करना होगा, वेब क्लासेस। आज जैसे कि ऑनलाइन के दौर में हम सारी चीजें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब जमाना इतना बदल गया है कि प्राइमरी और नर्सरी के बच्चे भी टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों पुराने जमाने में रहें। हमें भी टेक्नोलॉजी और नए नए रिसर्च करने होंगे। देखिए, हिंदी के बारे में रिसर्च करना हम भारतीयों की जिम्मेदारी है। अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बारे में तो विदेशी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और उनकी हमेशा रिसर्च आती है। हमें भी ऐसी रिसर्च करनी चाहिए हिंदी के बारे में कि हिंदी शिक्षण, मान लीजिए आज हम ट्रेडिशनल ढंग से पढ़ा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कितना है, इम्पैक्ट एनालिसिस हमने कभी किया नहीं है। तो हमें इम्पैक्ट का एनालिसिस करना होगा। फिर क्लासेस को हम एक गुरु और शिष्य के रूप में न रखकर एक सहभागी के रूप में रखें, विद्यार्थियों को अपना साथी बनाएं और साथ में डिस्कस करें। हमें स्टूडेंट ओरिएंटेड होना होगा, यानी स्टूडेंट्स को महत्व देते हुए स्वयं को पिछली सीट में रखना है। ड्राइविंग सीट में स्टूडेंट्स को आने दीजिए। तो वो सहभागी क्लास होती है, वह सहभागी पद्धति है। उसमें आपको ये लगेगा कि विद्यार्थी हमसे क्या चाहते हैं और हम उन्हें क्या दे रहे हैं। तो वो जो एक गैप होता है, वो गैप हम पाट सकते हैं। अंतराल का एक पाटन हो सकता है, एक खाई जो बीच में होती है शिक्षण और यानी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, उस खाई को हम पाट सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आप विद्यार्थियों से ही सलाह ले लीजिए। आज के विद्यार्थी हमसे कई गुना ज्यादा समझदार हैं क्योंकि वे नई पीढ़ी से आए हैं। तो हम अपने विद्यार्थियों से ही सुझाव ले सकते हैं कि कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या और इनोवेटिव कर सकते हैं। तो देखिए, विद्यार्थी 40 तरह के विचार आपके पास आ जाएंगे। हर क्लास में विद्यार्थी अपने अपने विचार देंगे। यानी आपको विद्यार्थियों को आगे करना होगा, तब जाकर हम पता कर पाएंगे हम क्या पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी क्या चाहते हैं। और फर्स्ट अपनी आलोचना सुनने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जितने भी शिक्षक बंधु हैं, हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो विद्यार्थी है। यदि विद्यार्थी हमसे संतुष्ट नहीं है तो हमें कोई कमी है। तो अपनी कमियों को सुधारना कोई बुराई नहीं, कोई
बुरी है। अभी तो आने वाले समय में 360 डिग्री एनालिसिस होने वाला है। अभी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या बैंक्स हैं, उनमें तो ऐसी व्यवस्था आ गई है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आएगी, अभी धीरे धीरे आएगी वो। हालांकि नई शिक्षा नीति में इस ओर संकेत हैं, काफी कुछ किया जा रहा है। तो उसमें 360 डिग्री का क्या है कि आपका मूल्यांकन आपके हायर अथॉरिटी के साथ साथ आपके स्टूडेंट भी करेंगे, तब तो सही पता लगेगा आपको। आज का मानदंड क्या है कि जिस जिस शिक्षक के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी पास हो जाते हैं या जिसका पास परसेंटेज ज्यादा ज्यादा है, वो शिक्षक अच्छा है। लेकिन शिक्षा का मानदंड केवल अंक लेना ही नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी का चहुमुखी विकास आपने क्या किया वह भी होना चाहिए। हिंदी शिक्षण के माध्यम से हम केवल उसे पास कराने तक ही न करें, हम उसे इस तरह इक्विप कर दें, इस तरह से उसे सज्जित कर दें कि कल वो मार्केट में आता है तो एक दिन भी खाली न रहना पड़े। वो रिपोर्टिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए, किसी भी न्यूज एजेंसी में जाए तो कोई भी न्यूज एजेंसी से लेने को तैयार हो, वो अपनी प्रस्तुति देने दक्ष होना चाहिए ताकि कोई भी टेलीविजन चैनल है वहां वो उसे आसानी से खपत हो सके। उसको अप्लाइड हिंदी पढ़ाइए, उसको अनुवाद क्लासरूम में ही पढ़ाइए, ताकि जब वो बाहर निकले तो एक लाइबिलिटी बनकर नहीं निकले, एक ऐसा नहीं निकले कि समाज का बोझ है, बल्कि वो एक एसेट होकर निकले, एक संपत्ति के रूप में बाहर आए। और उन्हें भी इस चीज का बोध हो कि हमने हिंदी पढ़ी है या हमने लैंग्वेज पढ़ी है तो यह भी उतना ही काबिल चीज है जितना कि साइंस पढ़ना या अन्य विधाओं को पढ़ना। हम ये कहें कि हम इंजीनियरिंग पढ़कर ही ज्यादा विद्वान हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। साहित्य पढ़कर भी हम विद्वान हो सकते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है, वह चाहे साहित्य का लीजिए चाहे किसी भी विषय का लीजिए, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा एक ही स्थान पर होती है। यानी आप अगर जैसे पीएचडी करते हैं तो पीएचडी आपको एक ही डिग्री मिलती है डॉक्टरेट की, चाहे आप साइंस से करें, चाहे आप आर्ट्स से करें, चाहे आप कॉमर्स से करें। तो कहने का मतलब क्या है, सारे ज्ञान की परिणति वही होती है। और आज के संदर्भ में ज्ञान की परिणति रोजगार से जुड़ी है, तो हमें इसे रोजगारोन्मुख करना होगा। इसीलिए जब सिलेबस बनाए जाते हैं या बोर्ड ऑफ स्टडीज की कमेटी का गठन होता है, उस वक्त एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट रखा जाता है। उसमें उस इंडस्ट्री एक्सपर्ट को रखने का उद्देश्य ये है। ये मेरा सौभाग्य है कि दक्षिण भारत में मुझे काफी अवसर मिला है। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट का ये दायित्व बनता है कि वो सिलेबस में ऐसी चीजें लाए जो विद्यार्थी को आगे समाज में एक यूजफुल व्यक्ति बनाए। तो हमें आज अपने पाठ्यक्रमों में सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास जरूर पढ़ाइए, वो हमारी परंपरा है, वो हमारे संस्कार हैं। लेकिन साथ ही हम उन्हें यह भी पढ़ाएं कि हम अनुवाद कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, पत्र लेखन क्या होता है, यानी जिसे हम अप्लाइड कहते हैं, अप्लाइड लैंग्वेज, प्रायोगिक, ताकि वो कल अगर सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं तो उन्हें ये पहले से मालूम हो कि यहाँ पत्र ऐसे लिखा जाता है, ज्ञापन ऐसे तैयार किया जाता है। यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को उनकी जरूरत के मुताबिक सामान दें। हमेशा प्रोडक्ट कौन सा सफल होता है, जो प्रोडक्ट मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जो प्रोडक्ट बाजार में ज्यादा कौन सा चलता है, जिसकी उपयोगिता ज्यादा हो। तो हिंदी पढ़ाते समय हमें विद्यार्थियों को इस तरह से पढ़ाना होगा। फिर तीसरी चीज क्या है कि विद्यार्थियों को हम रोजगारों बनाते हुए उनमें वो संस्कार पैदा करें जो बाहर जाकर लोग सीखते हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, यानी भाषण देने की कला के लिए बड़ी बड़ी क्लासेस चलती हैं, लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं। हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है, हमारे शिक्षक वृंद स्वयं ही सक्षम है, वे विद्यार्थियों को भाषण देने की कला में प्रवीण बना सकते हैं। तो हमारे विद्यार्थी उस तरह से आगे पब्लिक लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो ये चीजें, ये प्रमुख चीजें हैं जिनको हमें ध्यान देना होगा। आज के बदलते हुए परिवेश में हमें शिक्षण प्रशिक्षण दोनों में व्यवस्थाओं में नया परिवर्तन लाना होगा। हमें रोजगारोन्मुख होना होगा।
हमें मार्केट ओरिएंटेड होना होगा। सबसे प्रमुख बीज मंत्र आप ले लीजिए कि जो चीज मार्केट ओरिएंटेड नहीं होती वो धीरे धीरे ऑब्सलीट हो जाती है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो ज्ञान की कोई सी भी विधा हो। ज्ञान की वही विधा चलती है जिस विधा का भविष्य अब बच्चे देखते हैं। अगर जिस विषय का भविष्य नहीं है वह विधा आगे नहीं चलती है। तो हमें बच्चों को ये भविष्य दिखाना है कि हमारा आगे जीवन में क्या होने वाला है और उसके लिए हम अभी से तैयार कर दें। ये होता है हमारे नए शिक्षण और प्रशिक्षण पद्धतियों में। फिर आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन पद्धतियों में भी हमें बदलना होगा। आज के सिस्टम के हिसाब से हमारी मूल्यांकन पद्धतियां भी पुरानी पड़ गई हैं। उसमें विद्यार्थियों के इनोवेटिव कामों का महत्व नहीं होता है। यानी कई बार आपने देखा होगा कुछ विद्यार्थी बहुत ही किसी खास फील्ड में ज्यादा अच्छे होते हैं, उसी तरह माना कोई लैंग्वेज भी पढ़ रहा है तो कोई कविता में दक्ष होगा, कोई लेखन में दक्ष होगा, कोई बोलने में दक्ष होगा। यानी लैंग्वेज में भी ये डिफरेंट वेरियस सीन्स होते हैं, वेरियस चीजें होती हैं जिसमें एक विद्यार्थी विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें उस तरह से आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम ही हैं जो विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि विद्यार्थी पत्र लेखन में अच्छा है तो हम उसको बता सकते हैं कि देखिए सरकारी रोजगार की ये संभावनाएं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं वीडियो बनाने में बड़े अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम बता सकते हैं ठीक है आप जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑप्ट कर लीजिए या फिल्म एरिया अडॉप्ट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्री एरिया में चले जाइए। कुछ लेखन में दक्ष होते हैं, उन्हें लेखन की ओर लगा दीजिए, कुछ रिपोर्टिंग में लगा दीजिए। इस तरह से आप उन्हें एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों की प्रतिभा की पहचान करना भी एक शिक्षण पद्धति का अंग होना चाहिए और उन्हें उसी तरह से मूल्यांकन होना चाहिए उनका। यानी कोई अगर बहुत अच्छा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करने में सक्षम है या बहुत अच्छा लेखक है, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसने 10 में से 5 अंक केवल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो इसकी योग्यता कम है। उसकी योग्यता भाषा के क्षेत्र में जिस फील्ड में है उस तरह का भी हमें मूल्यांकन देखना होगा। तो ये कुछ चीजें हमें देखनी है जो आने वाले समय के हिसाब से बच्चों के मूल्यांकन के लिए, यानी उनकी प्रतिभा का भी मूल्यांकन होना चाहिए। हमारी शिक्षण की पद्धतियों में एक नवीनता होनी चाहिए, क्योंकि बिना नवीनता के कभी भी कोई चीज अच्छी नहीं होती। और नवीनता कब आती है? नवीनता के बारे में हमारे संस्कृत में कहा गया है, क्षणे क्षणे य नवताम उपैति सदैव रूपम रमणीयताया। रमणीयता वसी में होती है जो हर क्षण नवीनता में लाते हैं। जिस चीज में निरंतर नवीनता आती है वही रमणीय होती है। निराला जी ने कहा था, नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। तो नव गति नव लय ताल छंद नव, सारी चीजों में नवीनता आनी चाहिए। हमारी गति में नवीनता हो, हमारी सोच में नवीनता हो, हमारे ताल, हमारे छंद, हमारी शिक्षण पद्धति, हमारा अप्रोच यानी दृष्टिकोण, सब कुछ में नवीनता हो। अगर इसमें नवीनता होगी तो निश्चित ही विद्यार्थी भी हमसे खुश होंगे, समाज भी हमारे लिए अच्छा होगा और हम समाज को भी एक क्रिएटिव संपत्ति दे पाएंगे। अन्यथा विद्यार्थी ऐसे ही होगा कि रट कर चले जाएंगे, एग्जाम में पास कर देंगे, बस इति श्री यहीं पर समाप्त हो जाती है भाषा की। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उन्हें बताना है कि दूसरे विषयों से ज्यादा हिंदी पढ़कर या भाषा पढ़कर, कोई भी भाषा हो, उसे पढ़कर आप महत्व पा सकते हैं। मेरा व्याख्यान का थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर प्राध्यापक बंधु हैं तो मैं व्याख्यान को यहाँ सीमित करता हूँ, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए काफी समय मेरे पास रहेगा और मुझे अभी मालूम नहीं था कि मुझे कितना समय दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर समय है तो मैं थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ विषय को, अन्यथा। जी जी जी, समय है सर, समय अभी आपके पास है। आप जी अच्छा, समय है तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। अभी जी जी बिल्कुल, एक और एरिया में एक्सप्लेन करना चाहूंगा अपने विद्यार्थियों के लिए या शिक्षक बंधुओं के लिए। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, इंक्लूसिव लैंग्वेज, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ये कुछ एरिया, और एक है फॉरेंसिक लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स।
ऐसे ऐसे नए एरियाज हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। यानी साइकोलिंग्विस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट है। यानी ऐसी चीजें देखिए, आप अगर अपराधियों को पहचान करने में भाषा किस तरह महत्व दे सकती है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको। यानी रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ हैं मैं बताना चाह रहा हूँ। यह है सोशियो लिंग्विस्टिक्स का एक या क्रिमिनोलॉजी से जुड़ा एक एंगल। यदि आप किसी अपराधी को पकड़ना चाहते हैं या किसी का जानना चाहते हैं कि इसकी अपराधी प्रवृत्ति है या नहीं है, तो आप किसी भी व्यक्ति से कहिए कि आप 10 चीजों का नाम लीजिए, रेंडमली 10 चीज का नाम लेवा दीजिए। अगर वह अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, यानी जो जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, 10 चीजों के जब वो नाम लेगा तो चाहे अनचाहे 1-2 चीजें ऐसी निकल आएंगी जिनका सीधे अपराध से संबंध है। तो उस तरह से हम उसको पकड़ सकते हैं कि हाँ, इसकी मानसिकता में क्या है। ये क्रिमिनोलॉजी में उपयोग किया जाता है भाषा का। भाषा का टेक्नोलॉजी में उपयोग किस तरह से होता है देखिए। जो लिंग्विस्टिक्स होता है यानी भाषा विज्ञान, उसका एक हिस्सा होता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स और एक हिस्सा होता है लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। सोशियो लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड विषय अलग हैं, उनके बाद में चर्चा करेंगे। मैं लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का बाजार बहुत बड़ा है, भारत में नहीं विश्व में भी। बाजार इतना बड़ा है कि आप लैंग्वेज से रिलेटेड नए नए प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं और उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप जानते हैं विश्व में 1 अरब 45 करोड़ की जनसंख्या हिंदी जानती है। यानी आपका जो मार्केट है 1 अरब 45 करोड़ का है। इतने विराट मार्केट के आप स्वामी हैं। जो भी आप हिंदी में करेंगे आप वहां तक फैल सकते हैं। यानी फैलने की सीमा तो आपके ऊपर है, आप कहां तक पहुंच बना सकते हैं। तो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर अभी काम होना बाकी है। यानी भाषा शिक्षण में ही बहुत सारी एवेन्यूज हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप भाषा शिक्षण के लिए नए नए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। और सॉफ्टवेयर भी क्या है, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जो बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि संसार की किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल 500 शब्द ही चाहिए, सिर्फ 500। अब आपके लिए इतना आसान हो जाता है कि आप वर्ल्ड की किसी भी 10-20 लैंग्वेज को लीजिए, उनके 500 शब्दों को उनको इंटीग्रेट कीजिए, आप 500 भाषाएं सीखने का सीधा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में ऐसे रिसर्च की अनेक संभावनाएं हैं। अभी वेबसाइट में ही देख लीजिए। वेबसाइट में आजकल जो पब्लिश्ड मैगजीन्स हैं उनकी रीडरशिप धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही, कम हो रही है। लोग किंडल पर पढ़ने लगे हैं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने अपना वो यूएस में थे, हमारे बहुत बड़े अधिकारी हैं, कार्यपालक निदेशक पद पर थे, उनके सुपुत्र विदेश में थे, बहुत अच्छी नौकरी पर थे। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि हिंदी के माध्यम से तो इतना बड़ा बाजार हमारे पास है, वहां से नौकरी छोड़कर वो हिंदी में आ गए। और हिंदी में क्या करते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी, सारी मैगजीन्स वगैरह को वो ऑनलाइन डाल देते हैं। मैगजीन के साथ वो करार कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, कहते हैं ठीक है आप मैगजीन का ऐसे निकालिए, वेब वर्जन हम निकालेंगे। और होता क्या है, 40% उनका, 60% आपके मैगजीन वाले का। या किताबों के लिए भी आपको किताब छपाने के लिए किसी पब्लिशर को देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वेब में आ जाइए, 40% आपका 60% उनका, ये रेट आप डिसाइड कर सकते हैं। और वेब पब्लिकेशन में लगता कितना पैसा है, कुछ भी नहीं, क्या लगेगा, सिर्फ डीटीपी के खर्च आते हैं और पूरे वर्ल्ड में आपकी किताब बिकती है। तो पब्लिशिंग का बिजनेस अब बदल गया है। आप घर बैठे विद्यार्थी भी कर सकते हैं ये काम को। तो अनुवाद का काम जो है, पहले ट्रांसक्रिप्शन किया जाता था, यानी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन होता था। आजकल मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट अनुवाद कर लीजिए वर्ल्ड के किसी भी कोने से।
वर्ल्ड की वेबसाइट है, डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए, आप उनसे लिंक हो जाइए। ट्रांसलेशन पैकेज आपके पास है ही, बहुत सारे ट्रांसलेशन पैकेज हैं, गूगल में है, दूसरे बहुत सारे हैं, SDL ट्रेडोज वगैरह हैं। यानी एक नहीं, सैकड़ों पैकेज है हमारे पास। उन्हीं को थोड़ा अपने हिसाब से आप डेवलप कर लीजिए, अपने हिसाब से ट्रांसलेशन करते रहिए। वो बहुत बड़ा व्यापार का क्षेत्र है, घर बैठे बैठे कर सकते हैं, विद्यार्थी कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, महिलाएं कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जिसके पास रेगुलर 10 से 5 का टाइम नहीं, वो कर सकता है। तो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर, पब्लिकेशन से लेकर, पत्रिका छापने तक सैकड़ों एवेन्यूज हैं। और बहुत सारा ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, बहुत सारा हो रहा है। और जब हम उनके हिट काउंट देखते हैं तो वो संख्या लाखों में होती है। यानी आप अगर कोई एक पब्लिश्ड मैगजीन छापते हैं तो 1 लाख पाठक संख्या तक पहुंचते पहुंचते आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन एक वेब मैगजीन निकालिए, वो एक ही दिन में उसके सैकड़ों हिट हो जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही वो पॉपुलर होती है, हजारों क्या लाखों हिट होते हैं। और आज तो कमर्शियल मार्केट है, ये वेबसाइट से जुड़ा बहुत बड़ा व्यापार है। अगर आपकी मैगजीन को ज्यादा हिट मिल रहे हैं तो डायरेक्ट आपको उसका रेवेन्यू भी आना शुरू हो जाता है एड का। आजकल तो यहाँ तक होने लगा है कि एक पैराग्राफ देते हैं, उसके बाद एड, फिर पैराग्राफ, फिर एड। यानी इस तरह विज्ञापन विज्ञापन देकर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति लोग कमा रहे हैं। तो ये है लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। ये एरिया अभी अनटैप्ड है, यानी पूरी तरह इसमें हजारों नहीं लाखों लोगों की जरूरत है। आप इस एरिया को खंगालिए और देखिए कि नई तरह से इसमें हम दोहरा उपकार करेंगे। एक तो हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होगा, और दूसरे हिंदी समय के साथ साथ चलेगी। अन्यथा पहले जब अंग्रेजी में ये कंप्यूटर वगैरह आए थे तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अब तो हिंदी का जमाना गया, यानी अब हिंदी कौन पढ़ेगा या क्या उपयोग होगा। लेकिन हिंदी आज चल रही है और विश्व में अभी इसके पाठकों की संख्या भी अंग्रेजी से लगभग लगभग बराबर है। अगर आप जैसे लोग अच्छा पब्लिकेशन देंगे, अच्छा साहित्य हिंदी में देंगे, तो अंग्रेजी को सुपरसीड करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीजें हैं, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को भी आपको अपनाना है। और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एरियाज हैं, यानी एक पब्लिकेशन का एरिया नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एरिया है, ट्रांसलेशन का एरिया है, लैंग्वेज टीचिंग टेक्नोलॉजी का है, लैंग्वेज असेसमेंट का है। लैंग्वेज से जुड़े सैकड़ों सैकड़ों व्यवसाय हैं जिनमें आप कर सकते हैं। आप क्राइम से जुड़ा ही रिसर्च कर लीजिए, आप क्रिमिनोलॉजी में हिंदी के द्वारा आप बहुत बड़ा विज्ञान में क्रांतिकारी काम कर सकते हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी भाषा तो समाज की थाती है, और जो चीज समाज से जुड़ी होती है उसे आप कभी भी भुला सकते हैं। भाषा केवल समाज ही नहीं, हमारे सोच और संस्कार में भी होती है। यानी कहने का मतलब है हमने भाषा को बहुत केंद्रित कर दिया है, जबकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा है शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति। यानी ये तो मोक्ष दिलाने में भी सक्षम है, तो सामान्य बात ही क्या। तो साथियों, मुझे अपना वक्तव्य रखने का आपने मौका दिया, और ये गंगा का व्याख्यान माला एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और स्वयं आप जान रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी ने कितनी सुविधा कर दी है। मैं यहाँ हिमालय के उस क्षेत्र में बैठा हूँ, पर्वत श्रृंखलाओं में, जहाँ की अभी बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। आज मौसम बहुत ठंडा है, यहाँ बहुत बारिश हो रही थी, और उसी के चलते कुछ कनेक्टिविटी में भी समस्याएं आ रही थी। लेकिन इंसान तो इंसान है, हर चीज पर विजय पा लेता है। तो हिम शिखरों से लेकर हम सागर तक जुड़े हैं। और गोंडा से हमारे प्राध्यापक बंधुओं ने, महाविद्यालय ने जो किया, उनके प्राचार्य जी का भी व्याख्यान मैंने सुना, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी उनके लिए, जितने भी हमारे प्राध्यापक बंधु हैं, इस व्याख्यान माला से जुड़े जितने आयोजक हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना व्याख्यान में यहाँ विराम देना चाहूंगा अपनी वाणी को। और आपके प्रश्नों के लिए, आपके जिज्ञासाओं के लिए और आपके सुझावों के लिए, यानी आप अगर कुछ और चाहते हैं कि कुछ और चीजें इसमें जोड़ी जा सकती हैं, या कुछ और आप ज्ञानवर्धन करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी ये कुछ समय आवंटित है। आप चाहें तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अन्यथा अगर कोई प्रश्न न हो, कोई जिज्ञासा न हो, या कोई सुझाव न हो,
तो व्याख्यान को यहाँ पूर्ण समझा जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सारगर्भित ढंग से आपने भाषा शिक्षण की नई पद्धतियों के संबंध में तमाम सारी बातें कहीं। आपने भाषा शिक्षण में गुरु शिष्य परंपरा का उस रूप में चलते रहना ठीक नहीं बताया। आपने कहा कि ये ठीक नहीं है कि अब हम भाषा शिक्षण में और वही गुरु शिष्य परंपरा बनाए रखेंगे तो हम तेजी से उसे शायद सिखा नहीं पाएंगे। और नई नई चीजें आ रही हैं, नई प्रौद्योगिकी आ रही है, उसकी मदद से हम किस तरह गतिशीलता से अपनी भाषा को और अपनी हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके जरिए अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और किस तरह से रोजगारोन्मुखी या बाजारोन्मुखी अपनी हम पढ़ाई को, अपने शिक्षण को करें, भाषा शिक्षण को करें, इसके लिए आपने कहा। और एक विशाल जो बाजार है 1 अरब 45 करोड़ का, उस पर आपने जोर दिया। और इस तरह से ढेर सारे बिंदु आपने अपने आज के महत्वपूर्ण वक्तव्य में प्रस्तुत किए हैं, उसका स्पर्श किया है। इतना सुंदर व्याख्यान देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत जो है आभारी हूँ। जयशंकर तिवारी, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा से निजी तौर पर और गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजक मंडल की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी, हमारे साथ आज जुड़े हुए जो भी प्रतिभागी बंधु हैं, शोधार्थी और विद्यार्थी बंधु हैं, शिक्षक बंधु हैं, मैं सभी से ये अपील करता हूं कि इस वक्तव्य से संबंधित अगर कोई जिज्ञासा उनके मन में है या कोई सवाल है तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके निसंकोच कर सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है। जी जी जी, मेरा नाम राहुल देव है। नमस्कार नोटियाल जी। नमस्कार सर, आपको कौन नहीं जानता है। क्षमा चाहता हूँ, देर से जुड़ पाया तो आपके वक्तव्य का अंतिम भाग ही सुन पाया। जी जी जी, तो जरा नुकसान हो गया मेरा। नहीं नुकसान क्या, आप तो हैं, नुकसान वाली बात कुछ नहीं है। जी, नहीं, बहुत अच्छी आपकी जानकारी आपने बहुत अच्छी दी, विशेष तौर पे टेक्नोलॉजी में जो काम हो रहे हैं भाषा से जुड़े। ये एक बस छोटी सी जिज्ञासा थी कि 145 करोड़ का आंकड़ा आप किस आधार पे कह रहे हैं और ये कहाँ हैं ये लोग? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा राहुल देव जी। ऐसे आपने इतना प्रासंगिक चीज पूछी है जो मैं चाहता था कि कोई मुझसे पूछे। जी, मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। सबसे पहला तो मेरा स्पष्टीकरण ये रहता है कि हिंदी और उर्दू 2 भाषाएं नहीं हैं। तो हिंदी और उर्दू दोनों को एक माना जाए। 2 भाषाएं क्यों नहीं है, वो सारी संक्षेप में बताना चाहूंगा। संक्षेप में ये है कि भाषा को भाषा तब माना जाता है जब उसका अपना व्याकरण विधान हो, अपनी वाक्य रचना हो, अपना स्वरूप शास्त्र हो। केवल शब्द ले लेने से अलग नहीं हो जाती, अरबी शब्द प्रयोग करने से वो उर्दू अलग नहीं हो जाती। इसलिए सबसे पहला तो स्पष्टीकरण ये है कि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है। तो मेरी गणना में हिंदी और उर्दू को अलग अलग नहीं गिना गया है। अब मैं बताता हूँ कहाँ है। देखिए, हमारे भारत में ही 65 करोड़ हिंदी भाषी लोग हैं जो 11 राज्यों में रहते हैं, यानी 11 राज्यों की जनसंख्या 65 करोड़ है। फिर हमारे 25 करोड़ जनसंख्या हमारी जो खां क्षेत्र जिसे कहते हैं, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, इनमें जो है 25 करोड़ की जनसंख्या है। बाकी जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है, आज बड़ी तेजी से वहां विकास हुआ है। हिंदी जो है दक्षिण में भी, यहाँ तक कि कर्नाटक में लगभग 60% लोग हिंदी जानते हैं। हिंदी मीडियम के वहां स्कूल हैं। हिंदी मीडियम बोल रहा हूँ, माध्यम ही जहाँ हिंदी है। तमिलनाडु में जहां आप कहते हैं कि हिंदी का विरोध है, वहां दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने पिछले 1930 से लेकर अब तक हजारों नहीं लाखों विद्यार्थियों को हिंदी सिखाई है। तो दक्षिण भारत में भी हमारी जो जनसंख्या है, यानी 1 अरब 10 करोड़ तो हम भारत में हैं।
बाकी विश्व में यहाँ पर थोड़ा विवाद लोगों ने किया कि विश्व में आपने जो संख्या दिखाई वो ज्यादा है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ जो मेरी संख्या है। विश्व की सबसे बड़ी जो गणना करने वाली संस्था है एथनोलॉग, SIL, एथनोलॉग का डेटा मैंने लिया। हालांकि वो डेटा 10 साल 15 साल पुराना है। उन्होंने जोशुआ, उनका एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में जो उनके पास डेटा मिला था उसमें हिंदी जानने वाले कितने हैं विश्व में वो उन्होंने दिया था। मैंने वही डेटा लिया, उसके हिसाब से भी उन्होंने 1 अरब 35 करोड़, उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ आती है। फिर उन्होंने क्या किया, उर्दू को अलग कर दिया, वो उर्दू की संख्या उसमें नहीं जोड़ी गई, तो उर्दू की संख्या मैंने उसमें जोड़ दी जो विदेशी आंकड़ा था। इस तरह से टोटल मिलाकर 1 अरब 45 करोड़। अब ये डेटा किस तरह से मैं बता देता हूँ। भारत की जनसंख्या विश्व में बोली जाने वाली का आंकड़ा मेरे पास है, और मेरी लेटेस्ट रिसर्च भी आने वाली है। मैं क्या हूँ, हर साल 2 साल में रिवाइज करता हूँ। इस बार 2021 का जो मेरे आंकड़े आ रहे हैं वो एथनोलॉग SIL से आ रहे हैं, यानी प्रामाणिक डेटा जो है प्रामाणिक है, यानी वो कोई एथनोलॉग को चैलेंज नहीं करता है आज भी। और उर्दू को और हिंदी को एकीकरण करने के लिए मैंने SIL को ही लिखा है ताकि वो इस बात को। जहां तक मुझे याद आ रहा है नटियाल जी कि एथनोलॉग तो 61 करोड़ बता रहा है। हाँ जी, हिंदी, हाँ 61 करोड़ ठीक है। हाँ, तो एथनोलॉग मैं भी देखता हूँ, तो उसमें आप उर्दू को जोड़ लें तो 5 करोड़, हिंदी उर्दू को जोड़ लेते हैं तो चलिए वो 66 करोड़ हो जाता है भारत में। उसमें पाकिस्तान को जोड़ लें जहां पर करीब उर्दू बोलने वालों की संख्या 10 या 15 करोड़ होगी, तो मतलब 66 में उसमें आप कितने 80 हो जाता है। यहाँ के आप अगर उनको 20-25 करोड़ कर रहे हैं तो भी कितना होगा, 1 करोड़ 15 करोड़ हो जाएगा, 115 के आसपास हो जाएगा। विदेशों में कुल भारतीय मूल के लोगों की संख्या है 2.5 करोड़, 2.5 से 3 करोड़, जिसमें सारी भाषाओं के लोग हैं। हाँ, सर तो उसमें जी मैं यहाँ थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा सर। जी बताइए। मैंने ये जो आंकड़ा लिया है ना विदेशों में भारतीय लोगों का, वो वेबसाइट से लिया है, उनकी वेबसाइट। नहीं, तो कितनी संख्या है उनकी विदेश भारतीय मूल के? हाँ, भारतीय मूल के लोगों की संख्या अभी के आंकड़े के हिसाब से 4 करोड़ है। ये कहाँ का आंकड़ा है? क्योंकि मैंने जो देखा है वो 2.5 करोड़ है जी, विदेश मंत्रालय का है लेटेस्ट। चलिए 4 करोड़ में मैं आपको अपनी रिसर्च भेज दूंगा, वो मैं जनवरी में रिलीज करता हूँ, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पर। और उसमें कहाँ से कौन सा आंकड़ा है, कौन सी वेबसाइट में है, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये विवाद काफी समय से कुछ लोगों ने उठाया था कि ये आंकड़े जो हैं बढ़ाकर दिए गए हैं। तो मैं जो हूँ वो रिसर्च की रिपोर्ट आपको भेज दूंगा, और जो भी चाहेंगे मैं अपनी वेबसाइट में भी डाल दूंगा, ताकि जो भी उसको देखना चाहें, और पूरी तरह से ऑथेंटिक करके मैं इस बार भेज रहा हूँ। क्योंकि किसी को मैं इंतजार करूंगा उनका। आपके पुराने आंकड़ों से भी परिचित हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ आपको, तो इसलिए मुझे भी ये लगा है, और मैं अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये ज्यादा बढ़े हुए अतिरंजित आंकड़े हैं, और उससे हमें कोई लाभ नहीं होता हिंदी को। हिंदी अगर 200 करोड़ भी हो जाए तो भी उससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी भारत में अपनी जगह की वो है, वहीं पर वो कमजोर हो रही है। सर प्रश्न लाभ या हानि का नहीं है, प्रश्न ये है कि सत्य सामने आना चाहिए। तो ये है जब नंबर 1 पर हिंदी है तो हिंदी नंबर 1 पर ही होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। बाकी सत्य पढ़े न पढ़े इसकी बात नहीं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ सर कि हमेशा भाषा सत्ता की पावर के हिसाब से चलती है। आज अगर हिंदुस्तान पावरफुल होगा तो कल अमेरिका को भी नमस्ते कहना पड़ेगा। तो ये होता है सर, धीरे धीरे हम उस स्टेज पर पहुंचेंगे। मैं तो बहुत आशावादी हूँ। और आंकड़ों के मामले में मैं आपको जरूर ये आश्वासन देना चाहूंगा कि मेरी 10 जनवरी को मैं रिलीज करता हूँ ये रिपोर्ट हर साल, तो 10 जनवरी को रिलीज होगी और मेरी वेबसाइट पर भी मिलेगा, मैं आपको भेज भी दूंगा ये। जी जरूर जरूर, मैं इंतजार करूंगा। जी बहुत 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 धन्यवाद सर। और
आदरणीय राहुल तिवारी जी, भी तिवारी धन्यवाद। जी एक तिवारी जी हेलो, जी, स्वागत तिवारी जी एक स्वागत निवेदन है। स्वागत है। असल में मैं जब चीन में था तो ये जो वहां पर क्वांतोंग प्रांत है तो वहां की कैंटोनी बोलने, राहुल देव जी से भी निवेदन है, जरूर सुन ले प्लीज, आदरणीय राहुल देव जी। सुन रहा हूँ। तो 20 करोड़ लोग के लगभग वो भाषा बोलते हैं कैंटोनी, और वो कैंटोनी को मैंडारिन से अलग नहीं करते चीन वाले चालाकी के कारण। नौटियाल जी से मैं 100% सहमत हूं, हिंदी पहले स्थान पे है। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। वो 20 करोड़ लोग शामिल किए हुए हैं जबरन। बिल्कुल सही है सर। मैं आपको बताऊं 20 करोड़ जबरन शामिल किए हुए हैं, उसमें से उसको और भी मैं अध्ययन करना चाह रहा था तो मैं गया हूं और अंदर के प्रांतों में चीन के गया हूं, मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाते हैं। मैंडारिन में एक महिला जो हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर थी क्वांगतोंग वैदेशिक अध्ययन विश्वविद्यालय में, वो असिस्टेंट प्रोफेसर होकर भी वो समझ नहीं पाई। दो लड़कियां लड़ रही थी आपस में और कैंटोनी बोल रही थी, वो मैंडारिन की जानने वाली थी, समझ नहीं पाई कि वो क्या बोल रही हैं। तो आप दूसरे देश क्या करते हैं, ये चालाकी करते हैं कि अपनी दूसरी भाषाओं को वो उसमें शामिल किए हुए हैं, हम अलग किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। मेरा मुद्दा भी यही था जो आपने कहा है, एकदम मन की बात। बल्कि मैंडारिन, ये कैंटोनीज, फुकीन, हक्का और तिब्बतिन, इनको भी वो डालते हैं, समझते ही नहीं है इन भाषाओं को। तिब्बती तो एकदम अलग है, तिब्बती हक्का और हक्का तो समझ ही नहीं सकते जो उसमें जोड़ा गया है, इसलिए वो संख्या जब असल में वो 93% जो हान जाति है ना सर, नोटियाल सर, वो 93% उनकी हान जाति है, लेकिन हान जाति के सारे लोग नहीं बोलते हैं मैंडारिन, और वो कहते हैं 93% लोग जो है, अगर 93% लोग मानते तो भी 10-12 करोड़ तो अलग कर लेना चाहिए उनको, वो नहीं करते चालाकी से। नहीं करते हैं, बिल्कुल जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी। हेलो 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 जी 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 जी, डॉक्टर अश्विनी कुमार शुक्ल जी, स्वागत है आपका। जी। हाँ डॉक्टर नौटियाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और राहुल देव जी अगर जुड़े हैं तो आपको भी नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार शुक्ल बोल रहा हूँ, नागपुर में आपसे भेंट हुई थी राहुल देव जी। हाँ नमस्कार शुक्ल जी, मैं बाकायदा जुड़ा हूँ। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। आपका प्रश्न भी बड़ा वाजिब है, और नौटियाल जी का वैसे मैं समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि इधर कई वर्षों से मैं इन सब चीज़ों के बारे में बराबर नज़र रख रहा हूँ। और एक बड़ी बात यह है कि 1981 से मैं दक्षिण भारत से जुड़ा रहा हूँ, आज भी दक्षिण भारत से जुड़ा रहता हूँ। तो मैंने ये अनुभव किया है कि वहाँ के लोग, जैसे तमिलनाडु के लिए कहा जाता है कि वो हिंदी का बहिष्कार करते रहते हैं, लेकिन वो विशुद्ध राजनीतिक कारण ही दिखाई पड़ता है मुझे, क्योंकि जमीनी स्तर पर मैंने वहाँ देखा है वहाँ के लोग, सब लोग हिंदी जानने के लिए जिज्ञासु हैं। 86-87 की बात है, मैं जब सपरिवार वहाँ रहता था तो मैं तो कार्यालय चला जाता था, लेकिन पत्नी घर पे रहती थी। तो आसपास के जो बच्चे थे वो पत्नी के पास आते थे और उनको इतनी जिज्ञासा थी हिंदी सीखने की कि तमिल से हिंदी सीखने वाली शिक्षक को साथ में लाते थे और पत्नी से हमारे सीखने की कोशिश करते थे हिंदी की। ये 85-86 की 87 बात मैं बता रहा हूँ। आज भी वो स्थिति है, और आज जिन परिवारों से मैं उस समय जुड़ा था 86-87 में, आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ तमिलनाडु के उन परिवारों से। और आज उनकी जो नई पीढ़ियां हैं जिन्होंने BA MA वगैरह किया है या हायर एजुकेशन की है, उनको हिंदी, फर्राटेदार हिंदी आती है सब बच्चों को, और मैं बड़े आराम से उनसे हिंदी से बात करता हूँ। तो आज भारत की ये स्थिति है, इसलिए नौटियाल जी का मैं 100% समर्थन करता हूँ। नौटियाल जी को मैंने राष्ट्र धर्म में सन 2002 में शायद कोई अंक आया था, उसमें बड़ा आलेख था आपका, तो मैंने तब जाना था नौटियाल जी को, और तब से बराबर नौटियाल जी की जहाँ भी कोई सूचना मिलती मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ।
ये आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जयशंकर तिवारी जी और मंजुनाथ वगैरह के प्रयास से साक्षात्कार हुआ नौटियाल जी का। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि इतने वर्षों में मेरी कभी भेंट नहीं हुई नौटियाल जी से। आज पहली बार आभासी भेंट हो रही है और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिर मैं कह रहा हूँ कि राहुल देव जी से आज मेरी भेंट हो गई और बड़ा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी और पूरे आपकी टीम को इस कार्यक्रम को चलाने के लिए और नौटियाल जी को बुलाने के लिए, राहुल देव जी को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी शुक्ला जी। जी धन्यवाद डॉक्टर अश्विनी कुमार जी। और प्रोफेसर नीलम सर्राफ जी कुछ प्रश्न पूछना चाहती थी, अभी उन्होंने कुछ कहा था, अगर वो जुड़ी हुई है तो वो अपना प्रश्न रख सकती हैं। जी जी लग रहा है कि लेफ्ट हो गई हैं। सर अनुरोध हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। सर मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी सर स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी को लेकर जितनी बारीकी से पड़ताल होती है कि कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग समझते हैं, कितने लोग जानते हैं, अन्य भाषाओं को लेकर के हम इतनी बारीकी से पड़ताल क्यों नहीं कर पाते हैं? वो अंग्रेजी हो या मंडारी हो, अंग्रेजी की जो स्थिति है अगर कायदे से उसको देख लिया जाए, जो भारत में अंग्रेजी चल रही है, तो हमको लगता है किसी भी अंग्रेजी जानने वाले को रोना आएगा। 1% भी अंग्रेजी जानने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जो ऊपर से परिवर्तन होना चाहिए हमेशा से नीचे से परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। 1% लोग भी अंग्रेजी नहीं जानते हैं और एक तरीके से थोपी जाने वाली बात आती है। हमेशा हिंदी को लेकर के अलग, अभी भोजपुरी को अलग करने की बात हो रही है, राजस्थानी को अलग करने की बात हो रही है। क्यों? कोंकणी की लिपि देवनागरी है। हम लिपि के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर इतना विवाद पैदा कर देते हैं कि अगर हम अंदर से मजबूत नहीं हैं तो भाषा के नाम पर कमजोर पड़ते चले जाते हैं। तो मेरा केवल इतना, नौटियाल सर आप ही जानना चाहता हूं कि अन्य भाषाओं को लेकर के हम बारीकी से क्यों नहीं सोच पाते हैं कि अंग्रेजी कितनी शुद्ध लिखी जा रही है या अन्य भाषाएं कितनी शुद्ध लिखी जा रही हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अश्विनी जी भी इसी मुद्दे को उठा रहे थे। दूसरे राष्ट्रों में क्या किया जाता है, गलत या सही, वो ये नहीं देखते। जहां उनके राष्ट्र को कुछ नाम मिलने वाला होता है वहां वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। लेकिन हिंदी के लिए, और हिंदी नहीं भारतीयता में किसी भी चीज के लिए हम अपने को नीचे आंकने की पता नहीं किस बुरी आदत में पड़ गए हैं। चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे समाज में हमारी परंपराओं का मामला हो, चाहे भाषा का मामला हो। भाषा के मामले में भी आप बड़े बड़े संस्थानों को देखिए, 650 यानी वो 650 करोड़ दिखाते हैं हिंदी भाषी, हिंदी जानने वाले। कोई कल्पना ही नहीं करेगा 650 करोड़ तो कोई संख्या ही नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये जो आपने एक मुद्दा उठाया ना, ऊपर से, यानी स्वयं भारत सरकार को चाहिए था कि वो विरोध करे कि ये सत्य नहीं है, सत्य ये है। और दूसरी बात, यही जो एस्ट्रोलॉग वगैरह इनके जो आंकड़े देखे जाते हैं, भारत में ये दिखाते हैं कि इनके 40 करोड़ से ज्यादा लोग जानते हैं। कहीं 25 करोड़ दिखाया जाता है, सही मायने में 2 करोड़ भी जानने वाले सही ढंग से नहीं है। आप जो बता रहे हो सत्य है। तो दूसरी भाषाओं या दूसरी चीजों के बारे में दूसरे देश बहुत संवेदनशील रहते हैं, और हम हिंदुस्तानी लोग अपनी चीजों के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने साहित्य के लिए कभी उस तरह से डटकर नहीं खड़े होते। हम ये नहीं कहते, हम दूसरे को कहते ठीक है तुम महान हो, हम पीछे ही हैं। आज तक देख लीजिए हिंदुस्तान की यानी भारत की संस्कृति उठाकर देख लीजिए, प्राचीनतम संस्कृति होते हुए हमने कभी डंका नहीं पीटा। क्यों नहीं पीटना चाहिए? जब संसार सारा, हम क्यों नहीं कहते यह खोज हमारी है, संसार को मानना पड़ेगा। आज क्या चीज हमारे पास नहीं है, लेकिन हम प्रोजेक्ट नहीं करते। वह राष्ट्रवाद का बहुत ज्वलंत उबलता खून हमने ठंडा पड़ गया है। यानी हर मुद्दे पर अड़ जाना चाहिए था, लेकिन भाषा के मामले में भी वही चीज है, संस्कृति के मामले में भी वही है, साहित्य के मामले में भी वही है। अभी देखिए कोई चीज आप ले लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गिराने की राजनीति अपनाई जाती है।
भारत को कहीं आगे आने लगता है तो 10 के पांव खींचते हैं, और हमारे भारतीय ही करते हैं। ये विदेशी लोगों का नहीं है। विदेशी लोग तो कुछ उन्हें डोनेशन दे देते हैं, कुछ चंदा दे देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, स्वयं के लिए नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज हो, मैंने हर ने देखा हमारे संस्कारों में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे पहनावे में, जबकि सारी चीजें साइंटिफिक हैं। मैंने तो एक पुस्तक भी लिखी है, धर्म, विज्ञान और समाज। उसमें मैंने ये चीजें लिखी है कि कुछ एक मिनट इस पर मैं तिवारी जी जवाब दे सकता हूँ धर्मेंद्र जी को? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। धर्मेंद्र जी, ऐसा है कि क्षमा कीजिएगा, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं कि आप कह रहे हैं 1% भी नहीं है। थोड़ा आंकड़े भी उठा के देख लेने चाहिए, और कई दृष्टियों से, कई कोणों से भाषाओं की संख्या आंकी जाती है। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी की स्थिति के बारे में अंग्रेजी बोलने वाले देशों में और अंग्रेजी में कुछ विमर्श नहीं होता या काम नहीं होता। आप अगर दरअसल मैं तो ये कहूँगा कि अंग्रेजी में, अंग्रेजी सहित सभी भाषाओं पर, दुनिया भर की भाषाओं पर, भाषा के विविध पक्षों पर जितना गंभीर, जितना व्यापक विशद काम हुआ है, उसका 5% भी हिंदी में नहीं हुआ है, भारत में नहीं हुआ है। लेकिन उसके लिए आपको अंग्रेजी के विमर्श में बैठना पड़ेगा और अंग्रेजी के उस संसार में प्रवेश करना पड़ेगा। तो वो बहुत, आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको गूगल पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अपनी मतलब अपना परिचय नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि उस चीज का अस्तित्व नहीं है। अभी तो दूसरे भारत में ही अंग्रेजी के जो आंकड़े हैं, वो भारत सरकार के आंकड़े, जनगणना के आंकड़े वो भी, और एथनोलॉग आदि इन सब के भी वो आंकड़े अलग हैं। ऐसा नहीं है। आमतौर पे ये मान सकते हैं कि जो अंग्रेजी सक्षम व्यक्ति हैं भारत में, उनका प्रतिशत लगभग 10% आप मान सकते हैं। तो नहीं, एक मिनट नोटियाल जी। दूसरी बात, सही लिखने और ना लिखने की जहां तक बात है, भाषा दक्षता के कई स्तर होते हैं हर भाषा में, केवल हिंदी में ही नहीं, दुनिया की हर भाषा में। और अलग अलग अवसरों और अलग अलग भूमिकाओं के लिए अलग अलग तरह की भाषा होती है, और फिर उसमें दक्षताओं के अपने स्तर होते हैं। और वो हर दुनिया की हर भाषा में स्थिति ऐसी बहुस्तरीय होती है। तो ये केवल हिंदी में नहीं है, केवल भारतीय भाषाओं में नहीं, केवल अंग्रेजी में नहीं है। लेकिन आप अब अभी तुरंत मेरे पास आंकड़े नहीं है, मैं आपको आंकड़े भी दे सकता हूँ, कुछ अपने भारतीय जनगणना के आंकड़े दे सकता हूँ। और आप जनगणना के ही, मैं आपको एक स्रोत बता रहा हूँ कि जो भारत की 2011 की जनगणना के जो भी आंकड़े हैं, जो भाषावार आंकड़े आए हैं, उनमें आप जाएं जरा, बहुभाषिकता वाले सारणियां देखिए। एक तो सीधा सीधा आपको मिलेगा कि किस भाषा के कितने बोलने वाले हैं। फिर दूसरे उसमें दिया गया है कि बहुभाषिकता का क्या स्तर है भारत की विभिन्न भाषाओं में, यानी कितने लोग हैं जो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी बोलते हैं, कितने लोग द्विभाषी हैं, कितने त्रिभाषी हैं, कितने 4 भाषाएं बोलने वाले हैं, 5 बोलने वाले हैं, किस प्रदेश में कौन सी भाषा कितनी बोली जाती है। ये बहुत विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं। तो इनको आप गंभीरता से देखेंगे तो आपको कुछ स्थिति दूसरी दिखेगी। और ये मतलब आंकड़ों का एक अपना वजन होता है, तो हम अपना मनमानापन उस पर लागू नहीं कर सकते। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली आपको जब सुनता हूं तो मैं अपना गौरवान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं, और सर आप भी वहां से जुड़े हुए हैं। सर 14 सितंबर को जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसी न्यूज़पेपर्स के अनुसार मैंने अपना जो आंकड़ा आपको प्रस्तुत किया, जो मैंने पढ़ा, उसके आधार पे वो आंकड़ा आप कह रहे होंगे कि अंग्रेजी मातृभाषा जिनकी है उनकी संख्या की बात कर रहे होंगे आप, वो जो करीब 2.5 लाख है। भारत में अंग्रेजी जानने वालों की बात मैं कर रहा था। भारत में जो अंग्रेजी जान, जिसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो भारत में अंग्रेजी जानते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। और आपने जो कितना था वो 0.02%, 0.02 जो अंग्रेजी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं भारत में। ये
आप दोबारा, हाँ बताइए बताइए, ये आंकड़ा सही नहीं है। मैं खैर अभी सर, मैं जो स्रोत आपने बताए मैं वहाँ पे चेक करूंगा सर। हाँ, सेंसस कमिश्नर वाला देखिएगा, वेबसाइट देखिएगा। धन्यवाद सर। जी जी नौटियाल जी, थोड़ा यहाँ बताना चाहूंगा कि जो ये आंकड़े जो हमने दिए या जो इस स्तर पर जारी किए जाते हैं संख्या के, टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स के, इसके दो ही भाग हैं, L1 और L2। L1 उसे कहते हैं जो मातृभाषा है, और L2 उसे कहते हैं मातृभाषा को छोड़कर जिन्होंने मातृभाषा के अलावा ये सीखी है। तो L1 में तो अंग्रेजी कहीं भी नहीं ठहरेगी, लेकिन L2 में इसकी संख्या है। भारत में L1 तो 1% से भी कम है, जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय वाले, और L2 वाले हमारे यहाँ अधिकतम आज तक की जनगणनाओं की संख्या के हिसाब से 5 से ऊपर कभी नहीं जा सकता। अभी तक तो 3% 4% इस तरह से होता था, सही आंकड़ा 2% था। तो अंग्रेजी, लेकिन वो दिखाते हैं 20%, क्योंकि ये उन्होंने L2 में जो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं उसमें उसको भी L2 में गिन लेते हैं। तो उसी मानदंड को हमने अपनाया है, हमारे मानदंड अलग नहीं है, मेरा L1 L2 का ही मानदंड है। और उस मानदंड के हिसाब से अभी अश्विनी कुमार जी जो बता रहे थे ना, मंडारिन के वालों ने भी यही किया। उनकी 5 बड़ी भाषाओं को जो एक दूसरे से बिल्कुल अबूझ है, यानी हमारी तो वो भोजपुरी को भी अलग कर देते हैं। भोजपुरी और हिंदी कौन नहीं जानता है, अवधी हिंदी या ब्रजभाषा हिंदी कौन नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो सारे अलग कर दिए। तो मानदंड एक जैसा होना चाहिए। L1 L2 है तो हम L1 L2 के हिसाब से ही चलेंगे, और अगर दूसरे दक्षता मानदंड के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स की संख्या नहीं काउंट होती है। तो उस हिसाब से भी जो हमारे आंकड़े थे ये बिल्कुल कानूनी है, और कानूनी देख रहा हूँ और द्वारा। नौटियाल जी, मैं बाहर से आके तुरंत ये लेकर शामिल हो गया इसमें, इसलिए अभी मैं कंप्यूटर के पास नहीं हूँ अपने। तो इस पर कभी मौका मिला तो आंकड़ों के साथ और बात करेंगे। रोचक और ज्ञानवर्धक सर मेरा भी एक प्रश्न है। सर हिंदी भाषा को बोलने वाले भारत में इतने अधिक लोग हैं जी, और इतनी सारी चीजें हिंदी भाषा को लेकर के, तो फिर प्रशासनिक कार्यों में धीरे धीरे अंग्रेजी को क्यों प्राथमिकता दी जा रही है, हिंदी भाषा को क्यों नहीं दी जा रही है प्राथमिकता? मतलब हिंदी भाषा में कुछ कमियां हैं उनके कारण, या फिर अंग्रेजी भाषा आसान है इसके कारण? इसके क्या कारण हो सकते हैं? और इसके 2 कारण हैं, और क्षमा याचना के साथ पहला कारण मैं बताऊंगा, और दूसरा कारण वो साइकोलॉजी के आधार पर। जो क्षमा याचना के साथ में बता रहा हूँ उसे कहते हैं टर्निंग एंड लर्निंग फिलॉसफी, यानी पीछे देख आगे बढ़, पिछला जैसा लिखा है नकल करो और आगे बढ़। अंग्रेजी में जो ड्राफ्ट अंग्रेजों ने लिखा था उसी में थोड़ा परिवर्तन करके चल रहा है सरकारी दफ्तरों में। यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों तक किसी को नौकरी से निकालना होता था ना सरकारी डिपार्टमेंट में, तो उसमें लिखा जाता है कि प्रेसिडेंट इज प्लीज टू टर्मिनेट यू फ्रॉम सर्विस। ऐसा नौकरी से निकालने कैसे हो सकते हैं, हमें तो दुख होना चाहिए, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी चल रही थी। तो फर्स्ट तो कारण है आलसीपन का, जो कि सरकारी दफ्तरों में पहले से जो पैटर्न बना हुआ है उसी पैटर्न को नकल करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मानसिक, जो साइकोलॉजिकल इसकी मैं बता रहा हूँ, इतने लंबे समय तक गुलामी होने के बाद हमारी मानसिकता गुलाम हो गई है, और हम समझने लगे हैं जो अंग्रेज आदमी ने कहा वो सब सत्य है, उनकी भाषा भी सही है, उनके संस्कार भी सही है। तो हम क्या करते हैं, चाहे या अंग्रेजी लिखेंगे, सही मायने में भारत में अंग्रेजी लिखी। जब मैं MA इंग्लिश लिखा था उस वक्त हमें पढ़ाया जाता था इंग्लिश राइटर, भारतीय अंग्रेजी लेखकों को अपने साथ में शामिल नहीं करते। जो अंग्रेजी लेखक बहुत स्मार्ट समझते हैं भारत में, वो किसी गिनती में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि इनकी इंग्लिश उस स्तर की नहीं है जो हमारी है। तो भारत में इस तरह की अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन फिर भी अपने को समझते हैं कि अंग्रेजी जानते हैं, या अंग्रेजी में लिख लिया, अंग्रेजी में बोल लिया तो हम महान हो गए, या हम बड़े हो गए, या पढ़े लिखे हो गए।
तो सिर्फ मानसिकता का प्रश्न है। अन्यथा आज की तारीख में न तो शब्दावली की कमी है, न तो स्टैंडर्ड पैटर्न्स की कमी है, पत्र लेखन के स्टैंडर्ड नमूने भी हमारे पास हैं, यानी सब कुछ हमारे पास है, सारे संसाधन हमारे पास है, हर आदमी समझता भी है। लेकिन जिस दिन वो मानसिकता का बैरियर टूट जाएगा, उस दिन हिंदी सभी कार्यालयों में भी लागू हो जाएगी। मानसिकता वाली बात को अभी हमें थोड़ा इसका उपचार करना है। यही कारण है कि सरकारी दफ्तरों में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कई तथ्यों और आंकड़ों की बातें हुई हैं, और इन आंकड़ों और तथ्यों में इससे ऊपर उठते हुए अगर देखें तो हिंदी जिस तरह से अपनी समावेशी प्रकृति का और विस्तार दे रही है, और जिस तरह से समूचे विश्व के अलग अलग हिस्से को आच्छादित करती हुई बढ़ रही है, बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही जरूरत के साथ बढ़ रही है, तो ये हम सभी लोगों के लिए ये प्रसन्नता का विषय होना चाहिए, गर्व का विषय होना चाहिए। बीच में थोड़ी तकनीकी बाधा आ गई थी, तो मैं आज के हमारे वक्ता डॉक्टर नौटियाल जी का पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं, और औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करके आज के कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलें। डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। सर को आवाज मेरी मिल रही है? हाँ जी, आवाज बिल्कुल आ रही है सर। जी जी जी, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं अभी जी। हाँ हाँ, तो सर आपका स्वागत है। हमारे विभाग के अध्यक्ष आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, धन्यवाद ज्ञापन करके कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चले। जी सर, आवाज नहीं आ रही सर। सर माइक्रोफोन बंद है। हाँ, आज के इस व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर नौटियाल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जिस विषय पे आज का ये वक्तव्य हुआ है, वो विषय हम लोगों के लिए इस रूप में महत्वपूर्ण है कि अगर हम हिंदी भाषा और साहित्य के शिक्षण का इतिहास देखें तो लगभग पूरे देश में साहित्य के विभाग के रूप में ही हिंदी भाषा के विभाग कार्य कर रहे हैं। हिंदी भाषा का जो परिदृश्य आज सामने रखा है डॉक्टर नौटियाल जी ने, जो भाषा प्रौद्योगिकी और भाषा के प्रबंधन से जुड़ा हुआ विषय है, जिससे पूरी दुनिया में हमारे जो है हिंदी के अस्तित्व को और समस्त दिनचर्या और जीवनचर्या के समस्त आयामों को घेरने के लिए जिस भाषा का उपयोग हमें करना था, 70 साल की आज़ादी के बाद भी आज हम तमाम तरह के अन्य संघर्षों में उलझे हुए हैं। जो भाषा के ही तमाम सारे नए नए संदर्भ भी इसमें आए हैं, उन सारे संदर्भों को अगर हम देखें तो साहित्य के विभाग के द्वारा ये अपेक्षा किया जाना कि इस समय के जो साहित्य के विभाग हैं वह इस अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि ये बहुत उचित होगा। अगर हम भाषा शिक्षण के लिए भाषा के विभागों को जो है अलग से स्थापित करें और साहित्य के विभाग को अलग से स्थापित करें, क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया में साहित्य के फेल हो जाने की बात कही जा रही हो, जिस समय और समाज में हमने संकल्प लिया था एक बेहतर दुनिया को बनाने का, साहित्य के द्वारा वो आज कितना संभव हो पाया है हम लोगों के सामने है। भाषा की दृष्टि से अगर हम देखें तो जहां पर प्राकृतिक भाषाएं हैं, वहीं पर हमने कृत्रिम भाषाओं के द्वारा भी भाषा की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। इडो है, वोलपूक है या एस्पेरेंटो है, 8 और ऐसी भाषाओं को मिला करके जो अभी एक संदर्भ आया था कि अगर एक व्यक्ति को 500 शब्द दे दिए जाएं तो पूरी जो है जीवन का कार्य उसका संपादित हो सकता है। वहीं पर यह भी है कि हम 250 शब्दों में भी अपना जीवनचर्या चला सकते हैं अगर हम किसी विशिष्ट पेशेवर वाले काम में नहीं लगे हुए हैं। हमको अगर किसी अन्य प्रकार की दक्षता की आवश्यकता नहीं है तो जीवन चलाने के लिए 250 शब्दों में भी काम चलाया जा सकता है। ऐसे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा थोड़ा सा 500, अधिक जो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले विद्वान हैं उनके लिए 1000 शब्दों में। अशोक वाजपेयी जी ने तो यहाँ तक कहा कि पूरा हिंदी साहित्य ही 2000 शब्दों में है, जबकि हमारा अगर कोई भी कोश उठाकर देख लिया जाए तो 1.5 लाख शब्दों से ऊपर ही रहेगा। तो ऐसे में भाषा को लेकर के
जो द्वंद्व हमारे सामने है वो निश्चित तौर पर हमें उतना योग्य और स्किल वाला नहीं बना पा रहा है। और साहित्य के विभागों के सामने समस्या है कि भाषा प्रौद्योगिकी और भाषा तकनीक और भाषा प्रबंधन के जो नए उपागम, नए उपक्रम हमारे सामने हैं, उनको हम कैसे टीचिंग करें। इसके लिए हमें जो है प्रशिक्षित किया जाए और विभागों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वो दोनों चीजों पर, भाषा और साहित्य दोनों के अध्ययन के और अध्यापन के द्वारा एक नए भारत का भविष्य गढ़ सकें और दुनिया में हिंदी के अस्तित्व को स्थापित कर सकें। आज के विमर्श में डॉक्टर नौटियाल के साथ डॉक्टर नाग रत्ना राव जी, डॉक्टर जो है राहुल देव जी ने जो हस्तक्षेप किया, बहुत सार्थक हस्तक्षेप रहा। डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा जी ने चीन का उदाहरण दे करके तमाम सारी चीजों को स्पष्ट किया। अश्विनी कुमार शुक्ल जी ने भी अपने अनुभवों से जोड़ने का उपक्रम किया। धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा रखी और इसी क्रम में हमारे तमाम सारे साथी, हमारे सारे विद्वान इसमें जुड़े हुए थे। डॉक्टर पुनीत विसारिया जी जो है जुड़े हुए थे, डॉक्टर चित्तरंजन, प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जी जुड़े हुए थे गोरखपुर से, दमयंती तिवारी जी गोरखपुर से, रीता पांडे जी कानपुर से। इस तरीके से लगभग हर क्षेत्र से लोग जुड़े हुए थे और हम अध्यापकों के लिए एक बड़ा जो है महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे जो नीति निर्धारक हैं और नियामक हैं देश में अध्ययन अध्यापन के, वो चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो, उन लोगों को भाषा और साहित्य के शिक्षण की अलग अलग व्यवस्था अब सोचनी ही चाहिए, क्योंकि जिस नए तकनीक के साथ हमारे विद्यार्थियों को तैयार होना है वो साहित्य के विभागों द्वारा नहीं दिया जा सकता है। ये बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूं। इसलिए अगर भाषा के दृष्टि से हमें अपने देश की समृद्धि और नए भारत का निर्माण करना है तो भाषा के लिए अतिरिक्त विभाग की आवश्यकता पड़ेगी, या साहित्य के विभागों को दो भागों में बांट करके उसको टेक्नोलॉजी से जब तक युक्त नहीं किया जाएगा तब तक केवल हम साहित्य का इतिहास पढ़ा करके या कुछ रचनाकारों की कुछ चुनी हुई रचनाओं को पढ़ा करके या कुछ विधाओं की कुछ चुनी हुई किताबों को पढ़ा करके ना तो हम मनुष्य और मनुष्यता को रच पा रहे हैं, ना उसको बचा पा रहे हैं, ना हम देश को एक श्रेष्ठ नागरिक दे पा रहे हैं। तो हमारा जो साहित्य का बुनियादी सरोकार है, एक श्रेष्ठ मनुष्य बनाना या श्रेष्ठ नागरिक बनाना, वो भी नहीं हो पा रहा है और भाषाई दृष्टि से भी हम पीछे होते जा रहे हैं। तो हमें साहित्य के अध्ययन अध्यापन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। डॉक्टर नौटियाल जी का संदर्भ लेते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भाषा के जिस बड़े जो है फलक को उन्होंने उभारा है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव है और उसको अवश्य किया जाना चाहिए। इसी में हम सबका हित है, इसी में नए भारत का निर्माण है और इसी में भारत के अतिरिक्त पूरी दुनिया में भाषाई चुनौतियों के संदर्भ में हम हिंदी को खड़ा देख सकते हैं। इस अवसर पर इस व्याख्यानमाला के लिए इसके आयोजकों का और इसके नीति निर्धारकों का, इसके विषय निर्धारकों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और जुड़े हुए विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके आज की इस परिचर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। अब समय काफी हो गया है और बहुत ही समेकित रूप से, बहुत ही समावेशी वक्तव्य प्रश्नों के बाद, जिज्ञासाओं के बाद और धन्यवाद ज्ञापन के बाद हुआ है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए अतिथिगण हैं, विद्वज्जन हैं, शोधार्थी, प्राध्यापक बंधु हैं, सभी के प्रति अत्यंत आदर के साथ मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। गंगा का